अगर हम 60 के दशक के भारत के एक आंगन की कल्पना करें हम्म। तो एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला दृश्य सामने आता है। अच्छा, ऐसा क्या दृश्य था? मतलब जरा सोचिए, एक 62 साल की महिला है जो एक बड़े परिवार की मुखिया हैं। उनके बाल सफेद हो चुके हैं और चेहरे पर जिंदगी भर के तजुर्बे की झुर्रियां हैं। हाँ। और वो अचानक एक 12 साल की छोटी बच्ची के सामने झुकती हैं और उसके पैर छूती हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में चौंकाने वाला है। है ना? उस जमाने में, और सच कहा जाए तो आज के समाज में भी ये एक ऐसी घटना है जो किसी को भी हैरान कर दे। आखिर एक दादी अपनी छोटी सी पोती के पैर क्यों छू रही थी? बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत रहस्य है। सही कहा। तो आज की हमारी इस डीप डाइव में हम इसी खूबसूरत रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम सुधा मूर्ति की लिखी एक बेहद ही प्यारी और सच्ची कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, इसका गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये सफर सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। हम इस कहानी के हर एक पन्ने, हर एक भावना और मुश्किल से मुश्किल शब्दों को बिल्कुल आसान इंग्लिश में डिकोड करेंगे। मतलब जैसे कि किसी 9वीं कक्षा के छात्र के साथ बैठकर इस कहानी की बारीकियों को समझा जा रहा हो। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक भाषा या वर्णमाला सीखने के बारे में नहीं है। हम्म, ये आज़ादी, समाज की पुरानी सोच और इस अद्भुत एहसास के बारे में है कि ज्ञान हासिल करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बिल्कुल। हम कहानी के उस दौर में जाएंगे जहां शिक्षा हर किसी का अधिकार नहीं था, खासकर ग्रामीण महिलाओं का। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों के बीच के फासले को मिटाती है। तो चलिए समय के पन्ने पलटते हैं और उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में चलते हैं। हाँ, जहां से कहानी शुरू होती है। हाँ, शुरुआत में लेखिका सिर्फ 12 साल की एक चुलबुली बच्ची हैं जो अपने दादा दादी के साथ रहती हैं। अब माहौल को समझने के लिए जरा उस दौर के भारत की कल्पना करना जरूरी है। वो भी 60 के दशक का भारत। सही बात है। आज के जमाने में तो मेरा मतलब है जानकारी बस एक क्लिक दूर है। कोई खबर चाहिए तुरंत मिल जाती है। हाँ, इंटरनेट ने सब आसान कर दिया है। लेकिन उस दौर में ट्रांसपोर्ट और संचार का सिस्टम इतना धीमा था कि सुबह का अखबार गांव पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती थी। और जो साप्ताहिक पत्रिकाएं यानी वीकली मैगजीन्स होती थी, हम्म। उनका क्या? वो तो पूरा एक दिन लेट आती थी। गांव के लोग बस स्टॉप पर उस लाल रंग की बस का ऐसे इंतजार करते थे जैसे मतलब किसी बड़े त्योहार का इंतजार हो। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि यही इंतजार उन चीजों की अहमियत तय करता था। सही कहा। आज हमारे पास जानकारी की भरमार है, इसलिए शायद हम छपे हुए शब्दों की उतनी कद्र नहीं करते, लेकिन उस गांव में वो बस सिर्फ कागज के पन्ने नहीं लाती थी। हाँ, वो बाहरी दुनिया से जुड़ने का साधन थी। बिल्कुल, उस बस के आने का मतलब था मनोरंजन, देश दुनिया की भावनाएं और एक तरह का सामूहिक उत्सव जहां पूरा गांव एक साथ जुड़ता था। और उस साप्ताहिक उत्सव की सबसे बड़ी वजह थी एक बहुत ही मशहूर कन्नड़ लेखिका उम्मा त्रिवेणी। उनकी कहानियां मैगजीन में छपती थीं और लोग उनके लेखन के दीवाने थे। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में। लेखिका बताती हैं कि त्रिवेणी के लिखने की शैली यानी उनका स्टाइल बहुत ही आसान और भरोसेमंद थी। अंग्रेजी में इसे कन्विंसिंग कहा जाता है। मतलब उनकी बातें इतनी सच्ची लगती थीं कि पढ़ने वाला तुरंत यकीन कर लेता था। हाँ। लेकिन उनकी कहानियों का विषय बाकी लेखकों से बहुत अलग होता था। कहानी में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, उम्मा कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ओहो, ये तो थोड़ा भारी शब्द है। वही तो। अब किसी 9वीं कक्षा के छात्र को समझाना हो तो ये थोड़ा भारी भरकम और किसी मेडिकल किताब का हिस्सा लगता है। मैं भी थोड़ा अटक गया था इस पर। मैं बताती हूँ। ये शब्द सुनने में भारी जरूर है, लेकिन इसके पीछे का मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सीधा सा अर्थ है इंसान के मन या दिमाग की उलझने। अच्छा, जैसे मन का तनाव या उलझन। बिल्कुल। हम इंसान अंदर से बहुत जटिल या कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। हमारे डर, हमारी असुरक्षा, हमारी उम्मीदें और हमारे छिपे हुए दुख। त्रिवेणी अपनी कहानियों में कोई राजा रानी या जादुई दुनिया नहीं बनाती थी। वो रियल लाइफ लिखती थी। हाँ, वो आम लोगों के इन्हीं जज्बातों को, उनके मन की कश्मकश को अपनी कहानियों में बहुत ही सहजता से पिरोती थी। क्या बात है। शायद इसीलिए उनकी कहानियां सीधे लोगों के दिलों में उतर जाती थी। त्रिवेणी का निधन बहुत कम उम्र में हो गया था, लेकिन उनकी कहानियों का जादू ऐसा था कि 40 साल बाद भी लोग उनके नॉवल पढ़ना पसंद करते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी लेखक के लिए। है ना? उस वक्त कर्मवीर नाम की एक मशहूर कन्नड़ मैगजीन में उनका एक नॉवल काशी यात्रा
हर हफ्ते एक एपिसोड की तरह छपता था। और ये काशी यात्रा कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा दार्शनिक संदेश देती है। वो कैसे? ये एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और इकलौती इच्छा काशी यानी वाराणसी जाना है। हाँ, काशी यात्रा। हाँ, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य या अल्टीमेट पुण्य माना जाता है। उस दौर के लोगों के लिए ये मोक्ष या मुक्ति पाने का सबसे बड़ा रास्ता था। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसमें एक बहुत ही भावुक मोड़ है। बिल्कुल है। उस नॉवेल में एक अनाथ मतलब एक ऑर्फन लड़की भी है। उस लड़की के पास शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं और अंत में वो बूढ़ी औरत क्या करती है? क्या करती है? वो अपने काशी जाने के लिए सालों से जोड़े गए सारे पैसे उस अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती हैं। उसका ये मानना था कि काशी में भगवान की पूजा करने से ज्यादा जरूरी इस अनाथ बच्ची की खुशी है। ये तो सच में बहुत दिल छू लेने वाली बात है ना? ये सब तो बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। आखिर एक काल्पनिक नॉवेल में ऐसा क्या था जिसने लेखिका की 62 साल की दादी को इतना दीवाना बना दिया था? चलिए इसे समझते हैं। इस सवाल का जवाब दादी के खुद के जीवन और उनकी अधूरी इच्छाओं में छिपा है। दादी, जिनका नाम कृष्णाक्का था, उन्हें लेखिका प्यार से अव्वा कहती थी। अव्वा? हाँ, उत्तरी कर्नाटक की स्थानीय कन्नड़ भाषा में अव्वा का मतलब माँ होता है। अव्वा अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। ओह, इसलिए वो खुद पढ़ नहीं पाती थी। और इसीलिए अव्वा का हर बुधवार का एक फिक्स्ड रूटीन बन गया था। कैसा रूटीन? बुधवार का दिन उनके लिए किसी अनुष्ठान से कम नहीं था। जैसे ही कर्मवीर मैगजीन गांव में आती, 12 साल की लेखिका अपनी अव्वा को कहानी का नया एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। और अव्वा सुनती होंगी बड़े चाव से। बिल्कुल। उस वक्त अव्वा अपना किचन का सारा काम छोड़कर पूरे ध्यान से, जिसे अंग्रेजी में ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन कहते हैं, कहानी सुनती थी। उनका फोकस इतना तगड़ा होता था कि बाद में वो पूरी कहानी मुंह जबानी यानी बाय हार्ट किसी को भी सुना सकती थी। अव्वा का इस कहानी से इतना गहरा जुड़ाव एक खास वजह से था। अगर हम इसे साहित्य की भाषा में समझें तो अव्वा नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट के साथ जुड़ गई थी। प्रोटैगनिस्ट मतलब मुख्य किरदार? बिल्कुल। प्रोटैगनिस्ट का अर्थ होता है किसी भी कहानी का मुख्य किरदार या मेन कैरेक्टर। चूंकि अव्वा खुद कभी अपनी जिंदगी में काशी नहीं गई थी, इसलिए वो इस बूढ़ी औरत के किरदार में खुद को देखती थी। वो नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट के साथ अपनी भावनाओं को जी रही थी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में लोग किसी वेब सीरीज के कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं और अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एकदम सही तुलना की। लेखिका ने एक बहुत ही मजेदार नजारे का जिक्र किया है। जब गांव के सारे बच्चे मंदिर के आंगन में लुका छिपी हाइड एंड सीक खेल रहे होते थे, तब अव्वा अपनी सहेलियों के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहानी के नए एपिसोड पर लंबी बहस करती थी, डिबेट करती थी पूरी। सोचिए, एक छोटी बच्ची के लिए ये समझना कितना मुश्किल रहा होगा कि बड़ी औरतें एक काल्पनिक कहानी पर इतनी गहराई से चर्चा क्यों कर रही हैं। हाँ, बच्ची को तो अजीब ही लगता होगा। ये एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से आजाद हैं, भाग दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वो औरतें हैं जो घर गृहस्थी और समाज की जिम्मेदारियों में बंधी हैं। हाँ, उनके लिए वो कहानी एक एस्केप थी। बिल्कुल। वो कहानी उन महिलाओं के लिए एक मानसिक उड़ान भरने का जरिया थी। उनके लिए ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, बल्कि अपनी दबी हुई इच्छाओं और विचारों को एक आवाज देने का तरीका था। क्या बात कही है। और इसी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच अचानक एक बड़ा बदलाव आता है, एक टर्निंग पॉइंट। अच्छा, क्या हुआ? लेखिका एक हफ्ते के लिए पास के गांव में अपने कजिन की शादी में चली जाती हैं। अब हम सब जानते हैं कि उस उम्र में बच्चों के लिए शादी के माहौल का मतलब क्या होता है। फुल आजादी। हाँ, खूब खेलना कूदना। घर के सारे बड़े लोग शादी की तैयारियों और मेहमानों में व्यस्त हैं और बच्चों को बस खाने पीने और खेलने की खुली छूट मिली हुई है। लेखिका गई तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए थी, लेकिन वहां मजा इतना अच्छा आया कि पूरा हफ्ता वहीं गुजार दिया। और जब वो एक हफ्ते की उस आजादी और मस्ती के बाद वापस अपने घर लौटी तो गांव का और खासकर उनके घर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। रुको, यहाँ जो हुआ वो मुझे सच में थोड़ा अटपटा और डरावना लगता है। घर लौटने पर लेखिका ने देखा कि अव्वा रो रही हैं। अरे, मतलब एक ऐसी महिला जो घर की मुखिया है, जिसने शायद जिंदगी के अनगिनत उतार चढ़ाव देखें, वो अचानक इतनी कमजोर कैसे पड़ गई?
एक 12 साल की बच्ची के लिए अपनी मजबूत दादी को इस तरह टूटते हुए देखना यकीनन बहुत घबराहट पैदा करने वाला रहा होगा। ये हैरानी बिल्कुल जायज है। अक्सर बच्चों को लगता है कि बड़े लोग, खासकर दादा दादी, कभी हार नहीं मानते। हाँ, वो तो सुपर हीरो लगते हैं। बिल्कुल, वो एक ढाल की तरह होते हैं जिनके पास हर समस्या का हल होता है। जब वो भ्रम टूटता है और बड़ों की आंखों में आंसू दिखते हैं तो बच्चों की जमीन खिसक जाती है। लेखिका ने तुरंत पूछा भी, अव्वा क्या सब ठीक है? फिर अव्वा ने क्या कहा? अव्वा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिला दिया। उफ। फिर उसी रात एक ऐसी बातचीत होती है जिसने इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या बात हुई? रात का समय था, गर्मी का मौसम, आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, फुल मून था और पूरा परिवार घर की खुली छत पर सो रहा था। अव्वा धीरे से उठी, लेखिका के पास आईं और प्यार से उनका माथा छुआ। जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, ये एक बिना बोला हुआ इशारा था कि दादी अपने मन का कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का करना चाहती हैं। तब अव्वा ने अपनी बैक स्टोरी, यानी अपने बचपन की कहानी सुनानी शुरू की। और वो कहानी सिर्फ अव्वा की नहीं थी, बल्कि उस दौर की लाखों भारतीय महिलाओं की कड़वी सच्चाई थी। बिल्कुल। अव्वा ने बताया कि जब वो बहुत छोटी थी, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। पिता अपने कामों में उलझे रहते थे और जल्द ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कितनी दुखद बात है। और उस जमाने में एक और बड़ी सामाजिक समस्या थी। लड़कियों की पढ़ाई को बिल्कुल भी जरूरी या एसेंशियल नहीं माना जाता था। शिक्षा पर सिर्फ लड़कों का हक समझा जाता था। इसी वजह से अव्वा की बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई। जल्दी ही बच्चे हो गए और उनकी पूरी जिंदगी बस किचन में खाना पकाने और एक बड़े परिवार का पेट भरने में व्यस्त हो गई, बिजी हो गई वो पूरी तरह। हाँ, उस वक्त महिलाओं की जिंदगी बस चूल्हे चौके तक सीमित रहती थी। हालांकि अव्वा को अपने परिवार की देखभाल करने में बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन मन के किसी गहरे कोने में एक पछतावा, एक रिग्रेट हमेशा जिंदा रहा कि वो कभी स्कूल नहीं जा सकी। हाँ, वो कसक तो रहती ही है। यही वजह थी कि उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे और पोती पोतियां अच्छी शिक्षा हासिल करें। यहाँ मनोविज्ञान के नजरिए से सोचने वाली बात यह है कि एक 62 साल की अनुभवी महिला अपनी आधी रात की नींद छोड़कर एक 12 साल की बच्ची को अपना पुराना दुख क्यों बता रही है? हाँ, सोचने वाली बात है। ये सिर्फ अतीत का कोई भूला बिसरा पछतावा नहीं था। ये उस वक्त की एक ताजा और गहरी चोट थी जिसने अव्वा को अंदर तक हिला दिया था। लेखिका को भी यही लगा कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। उन्होंने अव्वा का हाथ पकड़ा और पूछा, अव्वा रो मत, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तब जाकर अव्वा ने बताया होगा। हाँ, तब जाकर अव्वा ने अपने आंसुओं की असली वजह बताई। अव्वा ने कहा कि जब लेखिका शादी में गई हुई थी तब बुधवार को हमेशा की तरह कर्मवीर मैगजीन आई। अव्वा ने उसे खोला, काशी यात्रा की तस्वीर देखी, पन्नों पर हाथ फेरा, लेकिन उन्हें एक भी अक्षर समझ नहीं आया। वो बस उन पन्नों को बेबसी से देखती रहीं। ये बेबसी या हेल्पलेसनेस सबसे ज्यादा तकलीफदेह थी। अव्वा ने कहा कि वो गांव में किसी और से भी इसे पढ़ने के लिए कह सकती थीं, लेकिन उन्हें ऐसा करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एम्बैरेस्ड फील कर रही थी वो। किसी से मदद मांगना भी तो आसान नहीं होता। बिल्कुल, एक स्वाभिमानी महिला के लिए अपनी कमजोरी किसी और के सामने दिखाना बहुत मुश्किल होता है। और इसके बाद अव्वा ने जो वाक्य कहा वो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम पैसे वाले हैं, वेल ऑफ है, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा जब मैं खुद आजाद या इंडिपेंडेंट नहीं हूं। ऑफ, ये लाइन सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। मतलब पैसे का क्या फायदा जब मैं खुद आजाद नहीं हूं? अक्सर ये माना जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। हाँ, दुनिया तो यही मानती है। लेकिन अव्वा का ये दर्द समझाता है कि असली आजादी पैसों से नहीं, शिक्षा से आती है। पैसा आपके लिए किताबें खरीद सकता है, लेकिन उन्हें पढ़कर नहीं दे सकता। एकदम सही बात है। अगर कोई पढ़ लिख नहीं सकता तो दौलत होने के बावजूद वो जानकारी के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। ये एकदम सटीक बात है। शिक्षा ही इंसान को सही मायने में सशक्त बनाती है। और अव्वा ने अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। उन्होंने उसी रात एक बड़ा संकल्प लिया, डिटर्मिनेशन के साथ। उन्होंने कहा, मैंने तय किया है कि मैं कल से ही कन्नड़ वर्णमाला सीखना शुरू करूंगी। अल्फाबेट सीखेंगी वो। और बात सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रही। अव्वा ने खुद को एक डेडलाइन भी दे दी, दशहरा के दौरान आने वाला सरस्वती पूजा का दिन। अव्वा ने ठान लिया था कि उस दिन तक उन्हें खुद अपने दम पर एक नॉवेल पढ़ने के काबिल बनना है। लेकिन जरा सोचिए,
जब एक 62 साल का इंसान अचानक कुछ नया सीखने की बात करता है तो समाज या आसपास के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? अक्सर ऐसे फैसलों को मजाक में उड़ा दिया जाता है या असंभव मान लिया जाता है। और लेखिका जो महज 12 साल की थीं, उनका रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था। उन्होंने अपनी दादी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अव्वा, इस उम्र में तुम पढ़ना सीखोगी। बच्चों को तो अजीब लगेगा ही। हाँ, वो बोली, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, हाथों पर झुर्रियां या रिंकल्स पड़ गई हैं, चश्मा पहनती हो, किचन में इतना काम करती हो, और अब पढ़ाई। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। अगर हम साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो अडल्ट ब्रेन के लिए या वयस्क मस्तिष्क के लिए कुछ नया सीखना बच्चों के मुकाबले सच में मुश्किल होता है। हाँ, बचपन में तो बच्चे कुछ भी जल्दी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। बचपन में सीखना एक खुले और साफ मैदान में चलने जैसा है, जहां दिमाग स्पंज की तरह सब कुछ सोख लेता है। लेकिन बुढ़ापे में सीखना किसी घने जंगल में नया रास्ता बनाने जैसा है। इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा, फोकस और मेहनत चाहिए। लेकिन अव्वा का इरादा किसी चट्टान जैसा मजबूत था। उन्होंने बच्ची की बातों का बुरा नहीं माना। अव्वा ने मुस्कुराकर एक ऐसा जवाब दिया जो किसी भी इंसान के लिए एक मिसाल है। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अगर किसी अच्छे काम के लिए इरादा पक्का हो, मतलब आप डिटर्मिन्ड हो, तो इंसान कोई भी रुकावट या ऑब्स्टिकल पार कर सकता है। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। क्या बात है! ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन। बिल्कुल। और यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही अनोखी क्लास। अगले ही दिन से पढ़ाई चालू हो गई। एक 12 साल की बच्ची टीचर बन गई और 62 साल की दावी स्टूडेंट। ये कोई मॉडर्न स्मार्ट क्लास नहीं थी। नहीं, ये तो जमीन पे स्लेट लेके बैठने वाली एक बहुत ही प्यारी सी क्लास थी। लेखिका बताती हैं कि अवा कोई साधारण स्टूडेंट नहीं थी। वो एक बेहतरीन स्टूडेंट थी। वो बहुत मेहनत करती थी। जो भी पढ़ाया जाता उसे पढ़ती, बार बार दोहराती, मतलब रिपीट करती, लिखती और फिर जोर जोर से सुनाती, रिसाइट करती थी। वो सच में बहुत लगन वाली थी। कि अपनी दादी की पहली टीचर बनी, वही आगे चल के कंप्यूटर साइंस की टीचर बनी और सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारा। ये मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, दशहरा का त्योहार। डेडलाइन का दिन। हाँ, इस समय तक त्रिवेणी की कहानी काशी यात्रा एक पूरी किताब यानी नॉवेल के रूप में छप चुकी थी। लेखिका ने अपनी दादी के लिए वो किताब छुपकर खरीद ली। अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। पूजा की जगह पर अब्बा ने लेखिका को बुलाया। उन्होंने लेखिका को एक स्टूल पर बिठाया और सम्मान के रूप में एक फ्रॉक का कपड़ा गिफ्ट किया। ये तो बहुत प्यारा जेस्चर है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो सच में अकल्पनीय था। अव्वा ने झुककर अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए। यही वो पल है जो सदियों पुरानी परंपराओं और पदानुक्रम यानी हायरार्की को सीधे चुनौती देता है। भारतीय समाज में जहां उम्र का रुतबा बहुत बड़ा होता है, वहां ऐसा होना एक बहुत बड़ी घटना थी। सच में ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। हमारी संस्कृति में तो हमेशा छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं, या फिर हम भगवान और गुरुओं के पैर छूते हैं। हाँ, सही कहा। एक 62 साल की महिला अपनी 12 साल की पोती के पैर छू रही है। ये तो परंपरा के बिल्कुल उलट है। एक बच्ची के लिए तो ये पल बहुत ही असहज रहा होगा। लेखिका भी एकदम घबरा गई और पीछे हट गई। बड़ों का पैर छूना सम्मान का प्रतीक है और ये उल्टी गंगा बहते देख कोई भी हैरान रह जाएगा। लेकिन अव्वा ने जो स्पष्टीकरण दिया, उसने पूरी तस्वीर साफ कर दी और संस्कृति के असली मायने समझा दिए। अव्वा ने कहा, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, बल्कि मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ। उस टीचर के जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया कि आज मैं इतनी छोटी सी अवधि में कोई भी नॉवेल आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। अब मैं आजाद हूँ। अव्वा ने इस बात को और गहराई से समझाते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों या स्क्रिप्चर्स में साफ लिखा है कि एक टीचर की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो। क्या गहरी बात है। अव्वा ने उस दिन सिर्फ अक्षर नहीं सीखे थे, उन्होंने ज्ञान और गुरु का असली सम्मान करना सिखाया था। वो उम्र के अहंकार या ईगो को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी थी। ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उम्र का कोई गुरूर नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट का अपने टीचर के प्रति सच्चा समर्पण। इसके बाद लेखिका ने भी अपनी पहली स्टूडेंट को नमस्कार वापस किया, उनके पैर छूकर, और फिर वो काशी यात्रा की किताब उन्हें गिफ्ट की।
और ये वो पल था जो अव्वा का असली इम्तिहान था। जैसे ही अव्वा के हाथों में किताब आई, उन्होंने उसे खोला और उसका नाम काशी यात्रा, लेखिका त्रिवेणी और पब्लिशर का नाम भी बिल्कुल सही सही पढ़ लिया। मतलब अव्वा सिर्फ पास नहीं हुई, बल्कि अगर अंग्रेजी के मुहावरे में कहें तो शी पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। वो बहुत ही शानदार नंबरों से पास हुई। हाँ, उन्होंने कर दिखाया। अव्वा ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, वो भी अपनी तय की हुई सरस्वती पूजा की डेडलाइन पर। बिना किसी स्कूल गए, महज अपनी लगन से उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। इस पूरी कहानी को अगर हम एक नजर में देखें तो ये साफ हो जाता है कि उम्र सच में सिर्फ एक नंबर है। अगर किसी के अंदर सच्ची लगन या डिटर्मिनेशन है तो कोई भी रुकावट, चाहे वो समय की हो, उम्र की हो या समाज की बनी बनाई सोच की, उसे अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही। अव्वा ने ये साबित कर दिया कि शिक्षा ही असली स्वतंत्रता है। इस कहानी का सफर यहाँ पूरा होता है, लेकिन ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। कैसा सवाल? अगर हम अपने आसपास देखें या खुद अपने अंदर झांकें, मेरा मतलब है, अगर एक 62 साल की महिला जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गई, वो दृढ़ निश्चय के साथ कुछ ही महीनों में अपनी मातृभाषा पढ़ना सीख सकती है, तो फिर वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में बनाए बैठे हैं? हाँ, बहुत गहरी बात है ये। क्या हम अक्सर खुद को ये कहकर नहीं रोक लेते कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, या अब ये मेरे बस की बात नहीं? शायद ये वक्त है उन दीवारों को पहचानने का और उन्हें हमेशा के लिए गिरा देने का। सच में ये सोचने वाली बात है। तो इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।